आज सबसे पहले आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बेशरम रंग दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत में भी उनके इस बयान के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत के ज्यादातर विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो के बयान की आलोचना न करके उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि वो इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। ये भारत देश की राजनीति है। पहले आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने ये बयान, कौन सा बयान दिया है और क्यों दिया है। असल में भारत ने इसी महीने 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता ग्रहण की है और इसके तहत भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लेकिन इस चर्चा से पाकिस्तान को इतनी तकलीफ हुई कि बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर की समस्या का हल निकालने के लिए अपने प्रस्ताव पर अमल करना चाहिए और उन्होंने आतंकवाद के लिए उल्टा भारत को ही जिम्मेदार बता दिया। बिलावल भुट्टो अभी पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान के जो लोग हैं और नेता हैं और पाकिस्तान की सेना है, वो इसी बात से खुश होती है कि कोई भी विदेश मंत्री बाहर जाकर भारत की आलोचना करे, कश्मीर का मुद्दा उठाए और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे। इसलिए बिलावल भुट्टो बैठे तो न्यूयॉर्क में हैं, बैठे तो संयुक्त राष्ट्र में है, लेकिन उनकी नजर अपने देश की अंदरूनी राजनीति पर है। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े बोल दिए वहां पर और हम इसीलिए आज कह रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो के बेशरम रंग है। बड़ी बात यह है कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में बिलावल भुट्टो को आतंकवाद के मुद्दे पर जवाब दिया और बड़ा करारा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शरण देने वाला देश है, तो बिलावल भुट्टो ने भाषा की सारी सीमाएं लांघ दी और उन्होंने गुजरात दंगों का मुद्दा उठा दिया वहां पर और आरएसएस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और बिलावल भुट्टो का यह बयान उस बौखलाहट का नतीजा था जो संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के चर्चा कराने से पैदा हुई थी और जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें करारा जवाब दिया, उससे वो बौखला गए। आज हम आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के कुछ अंश सुनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी शहबाज शरीफ सरकार में उथल पुथल मची हुई है। और पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगा दिए। यानी न्यूयॉर्क में बैठकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान तमाम झूठ बोल रहा है, भारत पर हर मुद्दे को उठाकर हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि जब भारत जैसे देश का विदेश मंत्री बहुत अनुभवी हो, जानकार हो, तो ऐसे में पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो चल नहीं पाया। और आज आपको ये समझ में आएगा कि एस जयशंकर के रूप में भारत के पास इतना एक मैच्योर्ड और सधा हुआ और ज्ञानी विदेश मंत्री है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को ऊपर उठने ही नहीं दिया। हमारे विदेश मंत्री ने कैसे जवाब दिया और पाकिस्तान का बाद में इस पर क्या बयान आया, ये सारी चीज अब आप सुनिए। There is an agenda item left unaddressed, Madam President, that we believe is a multilateral agenda, that is an agenda of this UN Security Council when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago
if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. And Hina Rawani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war, number one? And secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. अब आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र का मंच जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंच होता है। न्यूयॉर्क में ये बैठक हो रही है और भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क क्या है? भारत की जो सरकार है, भारत के जो मंत्री हैं, भारत के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, वो मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उस स्टेटमेंट में एक मर्यादा होती है और हम कभी मर्यादा को तोड़ते नहीं। पाकिस्तान को जो खुली छूट मिलती है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। पाकिस्तान रूल्स के साथ नहीं खेलता, कानून के साथ नहीं खेलता, संविधान के साथ नहीं खेलता, वो सारे रूल्स तोड़कर खेलता है और सारी मर्यादाओं को तोड़कर उनके मंत्री और उनके नेता बात करते हैं। ऐसे में भारत के पास एक बहुत ही अनुभवी विदेश मंत्री है और जैसा कि आप जानते हैं कि एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में और फॉरेन सर्विस के एक बहुत ही अनुभवी अफसर रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं भारत के। उनका ये जो अनुभव है वो ऐसी जगह आपको दिखाई देता है, ऐसी जगह वो भारत के काम आता है। अब लगातार पाकिस्तान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलकर अपने बेशर्म रंग दिखाते हुए हमला कर रहा है और एस जयशंकर बिना मर्यादा को तोड़े हुए शालीन भाषा में उन्हें इतना शानदार और कड़ा जवाब दे रहे हैं कि दुनिया वाले भी तालियां बजा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अक्सर वहां पर पाकिस्तान के रिपोर्टर आ जाते हैं और पाकिस्तान के रिपोर्टर वहां इस तरह के भद्दी भाषा में और भद्दे सवाल पूछने लगते हैं कि कहीं अगर कोई और विदेश मंत्री हो तो शायद फंस जाए। लेकिन आपने अभी देखा होगा, पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा जो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने ही उस पत्रकार को फीड किया होगा और उस सवाल को लेते हुए भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें बहुत ही कड़ा जवाब दिया और यह जवाब सिर्फ हम भारत में या पाकिस्तान में नहीं सुन रहे, यह जवाब पूरी दुनिया सुन रही है। इसलिए एक अनुभवी विदेश मंत्री का होना, अनुभवी फॉरेन सर्विस के अधिकारियों का होना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। और जब आपके पास एक इमेच्योर विदेश मंत्री होता है जो मर्यादाओं को भूल जाता है, जिसकी जो समझ है विदेश मामलों की, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो बहुत कम होती है, यानी जैसा बिलावल भुट्टो है, तो वो सिर्फ अपने देश का अपमान कराता है। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में जाकर, संयुक्त राष्ट्र में जाकर सिर्फ ये बताया कि वो बिल्कुल अनुभवहीन है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है और सबसे बड़ी बात, एक विदेश मंत्री को जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए वो मर्यादा बिलावल भुट्टो के पास नहीं है। भुट्टो ने यह साबित कर दिया। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उसे लेकर
अब हमारे ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। असल में बिलावल भुट्टो का जो बयान था वो इतनी असंसदीय भाषा में दिया गया था और उसमें जो बात कही गई थी वो इतनी आपत्तिजनक थी कि उसे संयुक्त राष्ट्र से भी वहां तो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने मीटिंग के बाहर ही बात बोली, लेकिन वहां पूरी दुनिया की प्रेस थी और ऐसी बात जो है वो कोई अनुभवहीन व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए भारत में उसे लेकर लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए और आज दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने भी काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बिलावल भुट्टो के इस बयान को असंसदीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि पाकिस्तान में आज 27 ऐसे आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने खुद प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की बात नहीं करता, बल्कि वो एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान करता। और यहां हम ये बात कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही, संविधान के हिसाब से हैं, लोकतंत्र के हिसाब से हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने उन्हें बाकायदा वोट देकर चुनकर भेजा है। इसलिए सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है और भारत की जनता का अपमान है। बात रही बिलावल भुट्टो के बयान की, वो बयान इतना अमर्यादित है कि हम वो बयान आपको यहां सुना नहीं सकते और सुनाने का कोई फायदा भी नहीं है जब हम खुद ही कह रहे हैं कि वो बयान बहुत ही मर्यादा को पार करते हुए दिया गया है। तो यहां आपको नेशनल टीवी पर उसे कैसे सुना दे। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के मुद्दे पर अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर पर एक फेक प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। यह आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नए और अनुभवहीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो को शायद याद नहीं होगा कि आज से 51 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और इसी के बाद यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना था। इस युद्ध में भारत की जीत के सिर्फ 4 दिन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, जो बिलावल भुट्टो के नाना थे। और बड़ी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गंवा दी। ये उनके नाना के समय में ही हुआ था। लेकिन बिलावल भुट्टो इसके बावजूद भारत को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसी टिप्पणी उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान में, यानी बिलावल भुट्टो के बयान में, और भारत के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान में कोई अंतर नहीं है। आज बिलावल भुट्टो भी अपने भाषण में वहां न्यूयॉर्क में बैठकर आरएसएस के कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर यही मुद्दा उठाया, आरएसएस का ही जिक्र किया है। और जब आप दोनों के बयानों को मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बड़ी समानता है। यानी ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी के बयानों की स्क्रिप्ट शायद कोई एक ही व्यक्ति लिख रहा है। ये दोनों बयानों को जोड़कर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक ही टीम में खेल रहे हैं। ये दोनों को देखेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी शायद एक जोड़ी की तरह खेल रहे हैं। ये जोड़ी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मदद कर रही है। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है। अब आज बड़ा सवाल यह है और जो आपको भी सोचना चाहिए, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोलती है जो भाषा इन दोनों दुश्मन देशों के नेता बोल रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को ही मदद मिलती है, जिससे चीन को ही मदद मिलती है। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर कई बयान देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एस जयशंकर को अभी अपनी समझ
और गहरी करने की जरूरत है, अभी उन्हें अपनी समझ और बढ़ाने की जरूरत है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर की समझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है और उन्हें अपनी समझ को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में नहीं बोल रहे, गलतफहमी में मत रहिएगा। राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं अपने ही विदेश मंत्री पर, और जुल्फिकार अली भुट्टो भी भारत के विदेश मंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी ठीक वही बात कर रहे हैं। अब आप एक और समानता देखिए। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। अब आप देखिए, इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मनोबल तोड़ने के लिए चीन सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने छूटते ही जो आतंकवाद का आरोप उल्टा भारत पर लगा दिया, कश्मीर का आरोप उल्टा भारत पर लगा दिया, आरएसएस को लेकर भारत को दबाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल किया। यह सब क्यों किया? यह सब इसलिए किया कि सामने जो भारत के विदेश मंत्री बैठे हैं, ये शुरू में ही दबाव में आ जाएं, इतना ज्यादा हमला कर दो कि वो दबाव में आ जाएं और वो अपना बचाव ना कर सके। बिलावल भुट्टो ये काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठकर, और उन्हें कवर फायर कौन दे रहा है? राहुल गांधी भारत में बैठकर। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में बैठकर अपने ही विदेश मंत्री के बारे में, और वही बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठकर भारत के ही विदेश मंत्री के बारे में। अब आप यह सोचिए कि राहुल गांधी के इस बयान से आखिर फायदा किसे होगा? कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? मुझे शक है कि उन्हें कोई भी फायदा होगा। इस बयान से सीधे तौर पर पाकिस्तान को फायदा होगा, चीन जैसे देशों को फायदा होगा, और ये दोनों दुश्मन देश अब यही कहेंगे कि जब भारत के अपने ही लोग, जब भारत के अपने ही नेता अपने ही विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, जब अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो नासमझ हैं, तो भारत एलएसी के मुद्दे पर सही कैसे हो सकता है और भारत की विदेश नीति स्पष्ट कैसे हो सकती है? सिर्फ चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान भी अब इस बयान का पूरा फायदा उठाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि वो चीन और पाकिस्तान की एक तरह से मदद कर रहे हैं। हो सकता है वो जानबूझकर ना कर रहे हों, अनजाने में कर रहे हों, लेकिन कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी की अनजाने में एक ऐसी जोड़ी बन गई है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। बिलावल भुट्टो वहां से बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और राहुल गांधी यहां बैठकर उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों ही भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में एक और बहुत बड़ी समानता है, और वो समानता है परिवारवाद की समानता। ये दोनों ही नेता परिवारवाद की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, एक भारत की राजनीति के और दूसरे पाकिस्तान की राजनीति के। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री थे और बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उनकी मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। इसी तरह राहुल गांधी भी नेहरू गांधी परिवार से आते हैं और हमारे देश में इस परिवार से आप जानते ही हैं बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी एक राजनीतिक परिवार है। तो आज ये दो राजनीतिक परिवार, भारत का नेहरू गांधी परिवार और वहां का भुट्टो परिवार, ऐसा लगता है कि एक ही टीम में खेल रहे हैं। राहुल गांधी को आज हम ये कहना चाहेंगे, आज ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए और लोगों को जो बात सबसे अच्छी लगी उनकी वो ये है कि वो लगातार 100 दिन तक किसी काम में व्यस्त रहे। ये शायद उनका आज तक अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे वो बीच में छोड़कर छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए हैं। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में अच्छी भीड़ आ रही है। मीडिया उन्हें पूरी कवरेज वैसे भी दे ही रहा है। तो उन्हें असल में यह बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बार बार यह मुद्दा उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा
देश विरोधी ताकतों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भारत के लोगों को जो चाहिए उन्हें वो देना चाहिए। भारत को लेकर अपनी नीति बतानी चाहिए। अगर वो सत्ता में आते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, वो क्या करेंगे ये बताना चाहिए, ना कि हर समय नरेंद्र मोदी की सरकार के पीछे पड़े रहना चाहिए। अनजाने में वो राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन भारत को ही कमजोर कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए सब अच्छा चल रहा है, उनकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। आज 100 दिन हो गए। उन्हें आज अपनी यात्रा के दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को मदद देती है, जो चीन को मदद देती है और जो अपनी ही सरकार और अपने ही विदेश मंत्री का मनोबल तोड़ती है। ऐसे समय में जब हमारा विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में बैठकर पूरी दुनिया के हमलों का जवाब दे रहा है। खैर, बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। अब हम आपको भारत की नई मिसाइल अग्नि 5 की उड़ान दिखाएंगे, जिसके ताप से चीन भी जल उठा है, लेकिन आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज तवांग में LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके सबको चौंका दिया, चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया और भारत दुनिया की 8वीं ऐसी शक्ति बन गया है जिसके पास अब एक ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी रेंज में पूरा चीन आता है। चीन का कोई भी शहर आप ले लीजिए, हर शहर इस मिसाइल की रेंज में है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था और इसके कुछ समय बाद मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कई शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों ने इस मिसाइल के वीडियो बना लिए जब यह मिसाइल उनके घर के ऊपर से जा रही थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि आसमान में उन्हें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसमें रोशनी बहुत तेज है और यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक रॉकेट की तरह। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि या तो ये कोई एलियंस का कोई UFO आसमान में देख रहे हैं, वो अनआइडेंटिफाइड कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, या फिर ये कोई उल्का पिंड है जो पृथ्वी की तरफ आ रही है बड़ी तेजी से। लेकिन जब बाद में इन लोगों को पता चला कि जिसे वो उल्का पिंड समझ रहे हैं वो असल में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 है, तो लोग हैरान भी हुए और उन्होंने इस मिसाइल परीक्षण पर गर्व भी महसूस किया। और इस दौरान हमारे ही देश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर की छत से या दूसरे स्थानों से आसमान में अग्नि 5 मिसाइल को देखने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों ने इस मिसाइल के वीडियोस बना लिए, बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्वीरें खींच ली। आज हम आपको दिखाते हैं लोगों ने इस पर अपनी क्या पत्रकारिता की है देश की, वो देखिए। हेलो हेलो, आकाशের দিকে তাকিয়ে দেখো এইদিকে। I don't know, something is wrong. I hope মানে সব ঠিক থাও। I hope सब ठीक था। আপনাকে কামড়িব না, কামড়িব। What is this? মানে মতে भी লাগুছে সেমতি মানে ওলা ইয়ে ওলা এটা জেডটা না জেড নো এটা হচ্ছে। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो वीडियोस दिखाए, ये हमारे देश के ही लोगों ने ये तस्वीरें ली हैं। शुरू में उन्हें लगा कि वो कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये अपनी ही मिसाइल अग्नि 5 है। अग्नि 5 के परीक्षण पर अभी सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इन तस्वीरों से आज आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र उसकी सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि एक राष्ट्र उसके लोगों से बनता है, जो अपने पासपोर्ट या राशन कार्ड तक सीमित नहीं होते। एक राष्ट्र के जो लोग हैं वो पासपोर्ट और राशन कार्ड तक सीमित नहीं है। देश तब मजबूत बनता है जब वहां रहने वाले लोग देशभक्ति की भावना से एकजुट हो जाते हैं। और इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है उसने भारत के लोगों के मन में देशभक्ति की यही लौ एक बार फिर से जलाई है और लोग आज गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। असल में जब भी कोई देश कोई बड़ा हथियार विकसित करता है तो उस हथियार के दो सबसे बड़े प्रभाव होते हैं। पहला, वो हथियार लोगों में सुरक्षा की भावना को पैदा करता है और दूसरा, इससे उस देश के लोगों के मन में अपने देश के प्रति गर्व की भावना आती है और वो राष्ट्रवाद से भर जाते हैं, जैसा कि अग्नि 5 को देखकर हमारे देश के लोगों ने महसूस किया।
अब देखिए कि अग्नि 5 है क्या। आज आप सबके लिए यह जानना भी बड़ा जरूरी है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है दो महाद्वीपों के बीच या अंतर महाद्वीपीय। सरल भाषा में इसे ऐसे समझिए कि भारत, हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है। अब अगर भारत से कोई मिसाइल एशिया को पार करके किसी दूसरे महाद्वीप में स्थित किसी देश को टारगेट कर सकती है, उसकी पहुंच किसी दूसरे महाद्वीप तक है, तो वो मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहलाएगी। इस तरह की मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसके जरिए परमाणु हथियारों को भी लॉन्च किया जा सकता है। और अग्नि 5 मिसाइल इस मामले में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में शामिल हो गई है। 17.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी इस मिसाइल का कुल वजन है 50,000 किलोग्राम और इसे विकसित करने में कुल 2,500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। फिलहाल इस मिसाइल की रेंज 5,000 से 5,500 किलोमीटर तक है, लेकिन असल में यह मिसाइल कुछ बदलावों के साथ 8,000 किलोमीटर दूर तक भी किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। यानी अभी तो ये 5,500 की इसकी रेंज है, लेकिन ये 8,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर एक नक्शे की मदद से यह समझाएंगे कि इस मिसाइल की रेंज में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और हमने आज ऑफिस में बैठकर यहां रिसर्च में एक कैलकुलेशन किया, क्योंकि यह मिसाइल ऐसी है, इसे आप कहीं से भी दाग सकते हैं, इसे किसी भी हिस्से में ले जाकर वहां इसको फायर किया जा सकता है वहां से। तो देखिए, अब ये हमने इसकी 5,500 किलोमीटर का एक रेंज बनाया है, जो कि आप इस गोलाकार आकृति में देख रहे हैं। ये वो इलाका है दुनिया का जो इस रेंज में आता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की रेंज में। देखिए, अगर अग्नि 5 को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में जो LAC है चीन के साथ, वहां से लॉन्च किया जाए तो पूरा की पूरा चीन इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। यहां से मान लीजिए, अगर आप यहां से करते हैं, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से करते हैं, तो पूरा चीन इस मिसाइल की रेंज में आएगा। इसके अलावा रशिया के कुछ इलाके, मध्य एशिया के लगभग सभी देश, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान और UAE जैसे देश भी इस मिसाइल की रेंज में आएंगे। लेकिन अगर इस मिसाइल को लद्दाख में सियाचिन के इलाके से लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए यहां से अगर लॉन्च करते हैं, अभी हमने आपको बताया अगर हम अरुणाचल प्रदेश से करते हैं यहां से, लेकिन अब हम मान लीजिए इसको सियाचिन से लॉन्च करते हैं, सियाचिन के आसपास के इलाके से, लद्दाख के आसपास से, तो इससे भारत लगभग पूरे चीन, रशिया के आधे इलाकों को कवर कर लेगा। यानी पूरा चीन और आधा रशिया। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के लगभग सभी देश इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे, UAE जैसे देश। और अगर इसे हम और हटाकर राजस्थान के जैसलमेर से लॉन्च करें, तो चीन से लेकर अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मिसाइल की पहुंच में आ जाएगा, इस तरफ से अगर जाए तो आप देख सकते हैं, हमने ये इसकी 3 रेंज आपके लिए बनाने की कोशिश की है। अगर अरुणाचल प्रदेश से होता है तो ये आप देखिए जो नीला वाला दायरा है, अगर सियाचिन से आप करते हैं तो ये पिंक वाला दायरा है, और अगर आप जैसलमेर से करते हैं तो ये जो पीले रंग में आपको ये दायरा नजर आ रहा है, ये अग्नि 5 मिसाइल की रेंज होगी। भारत दुनिया का 8वां देश है जो इस तरह की मिसाइल बनाने में कामयाब हुआ है, और इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास ही इस तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थी। ये वो 8 देश हैं जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है, और इसीलिए हमने आपको कहा कि जब आप आज इस मिसाइल के बारे में देखेंगे तो आप राष्ट्रवाद से भर जाएंगे, देशभक्ति से भर जाएंगे, आपको अपने देश पर गर्व होगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। बड़ी बात यह है कि इनमें भी, जो अभी हमने आपको देश बताए जिनके पास ये मिसाइल है, इनमें भी अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी अपने टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। यानी ये वो देश हैं जिनके पास ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जो दुनिया में आप उनको कोई भी कोना दे दीजिए, कोई भी देश उनके निशाने पर आ सकता है, वो पूरी दुनिया को इनकी मिसाइल्स कवर कर सकती है। अब
हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारत के इस मिसाइल परीक्षण पर बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि भारत ने ऐसा करके संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है जो यह कहता है कि भारत और पाकिस्तान शांति सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के मिसाइल प्रोग्राम पर काम नहीं कर सकते। विडंबना देखिए कि चीन भारत को लेकर यह बात तब कह रहा है जब उसके पास खुद ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा पाकिस्तान की शाहीन 2 मिसाइल की रेंज भी 2,500 किलोमीटर है, जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को भेद सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे किसी हाईवे से भी दुश्मन देश पर दागा जा सकता है। यानी ये पूरी तरह से एक मोबाइल मिसाइल है और इसे एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह मिसाइल एक खास तरह की टेक्नोलॉजी से लैस है जो मिसाइल के ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मिसाइल के ऊपर आप 1.5 टन के वजन वाले परमाणु हथियार फिट कर सकते हैं। 1.5 टन का परमाणु हथियार यह ले जा सकती है और इससे एक बार में कई लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही खतरनाक मिसाइल है ये। इसके लिए इसमें एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत इसमें एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता विकसित की गई है और इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गति यानी इसकी स्पीड। ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। भारत ने वर्ष 1980 के बाद अग्नि सीरीज की मिसाइल्स पर काम करना शुरू किया था और अब तक हमारा देश इस सीरीज की 5 अलग अलग मिसाइल्स बना चुका है। इनमें अग्नि 1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 1989 में हुआ जिसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। फिर 2012 में अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण हुआ और तब से लेकर अब तक इस मिसाइल के 9 अलग अलग परीक्षण हो चुके हैं जिसके तहत इसमें कई बदलाव किए गए और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि इसकी मदद से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल हो सके। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल को भारत में ही DRDO के उन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है जिनकी तस्वीरें और जिनके इंटरव्यूज कभी अखबारों में नहीं छपते, जो कभी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करते, ट्वीट नहीं करते। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि अग्नि 5 को विकसित करने वाले वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों की टीम कौन सी है, क्या आप उन वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं? क्या आप उन वैज्ञानिकों के चेहरे पहचानते हैं? आप में से किसी को नहीं पता होगा कि इसे किसने विकसित किया है, कौन वैज्ञानिक है। और जो ये वो वैज्ञानिक हैं जो सोशल मीडिया पर आपको कभी दिखाई नहीं देंगे, टीवी पर नहीं मिलेंगे, अखबारों में नहीं मिलेंगे, जो अपने देश को इतनी बड़ी सफलता दिलाने के बावजूद कभी भी अपनी तारीफों के पुल नहीं बांधते। और यही वजह है कि ऐसे असली नायक, ऐसे असली हीरोज के बारे में आपको कभी पता ही नहीं चल पाता। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग एक्टर्स को और क्रिकेट खेलने वाले लोगों को ही अपना असली नायक समझने लगते हैं, जबकि सच ये है कि एक एक्टर सिर्फ पैसे के लिए एक्टिंग करता है या फिर आपके मनोरंजन के लिए करता है, देश सेवा के लिए नहीं करता। इसी तरह से जो हमारे क्रिकेटर्स आजकल होते जा रहे हैं, जैसे मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, एक्टर्स भी सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स आप जानते हैं सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। क्रिकेटर्स भी मैं कहूंगा सारे तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स अब ऐसे ही होते जा रहे हैं जिनका ध्यान सिर्फ विज्ञापनों पर और पैसे पर है। और IPL में जो खेल आप देखते हैं वो खेल असल में सिर्फ एक बिजनेस है और आपको एंटरटेन करने के लिए है। इसलिए ये हमारे असली नायक कभी नहीं हो सकते। आपको ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे असली नायक हैं हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के सैनिक, जो अपनी कोशिशों से देश को एकजुट रखते हैं, संगठित रखते हैं, मजबूत बनाते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। और देश में देश के नागरिक भी आते हैं। आपकी रक्षा करने का जो दायित्व है असल में वो इन्हीं के ऊपर है। यानी वैज्ञानिक और सैनिक को जब आप जोड़ देंगे, ये नया फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं आज, वैज्ञानिक जमा सैनिक अगर आप करेंगे तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो होगा भारत देश। ये मिसाइल
अगर हम कंप्लीटली साउथ से फायर करें, त्रिवेंद्रम से भी फायर करें, तो पूरे चाइना को कवर करता है, क्योंकि त्रिवेंद्रम से बीजिंग की रेंज है तकरीबन 3700 किलोमीटर और शंघाई की तकरीबन 3750 किलोमीटर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हर टारगेट जो ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो वैल्यू टारगेट हो या काउंटर फोर्स टारगेट हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर चाइना की सिटीज़ को हिट करना चाहते हो या चाइना की फोर्स को हिट करना चाहते हो, आप उसको हिट कर सकते हो बड़ी आसानी से। पाकिस्तान और चाइना यहां तक ये पहुंच सकता है, और ना सिर्फ यहीं तक बल्कि बहुत सारे देशों तक ये हमारा मिसाइल पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है हमारे लिए, और दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमारे साथ आप कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। चीन तो इतना ही पहले से डर गया था कि चीन ने तो इंडियन ओशन में पहले से ही अपने नेवल शिप्स को भेज दिया था। इसके पहले कि भारत टेस्ट करे, उसके पहले से इनके ये जो नेवल शिप्स है वो गश्त लगा रहे थे उनके ओशंस का। तो इस प्रकार का जो डेटरेंस है वो होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि चीन के साथ इस समय हमारा बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, और चीन में जो सरकार है उसे ना तो मीडिया को जवाब देना है, ना चीन में जो नेता हैं शी जिनपिंग हैं उन्हें चुनाव लड़ना है, यानी उन्हें जनता के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही वहां पर विपक्षी पार्टियां हैं जो उनसे कोई सवाल पूछ सके। लेकिन जिस दौर से भारत गुजर रहा है उस समय भारत को अपने ही लोगों के सबसे ज्यादा समर्थन की आवश्यकता है। हम समर्थन के लिए जाते हैं दूसरे देशों के पास। हम देखते हैं कि अमेरिका ने हमें समर्थन कर दिया, हम देखते हैं फ्रांस ने हमें समर्थन दे दिया, दुनिया के और जो बड़े बड़े देश हैं, व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से आज ही फोन पर बात कर ली, और हम सोचते हैं ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज रशिया हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ अमेरिका खड़ा है, हमारे साथ फ्रांस खड़ा हुआ है। और अगर चीन से हमारा कभी कोई झगड़ा हो भी गया, कोई युद्ध छिड़ गया, तो ये देश शायद पक्का नहीं कह सकते हमारी मदद करेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि किस हद तक मदद करेंगे, सिर्फ बयानबाजी ही करते रहेंगे या कोई और मदद भी देंगे। अब ऐसे में किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस देश के लिए महत्वपूर्ण यह है कि क्या उस देश के अंदर उस देश के नागरिक, उस देश में रहने वाले लोग एकजुटता से अपने देश के साथ हैं? क्या पूरी एकजुटता के साथ अपने देश की सेना के साथ हैं? क्या अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ हैं? क्या उन्होंने ये प्रण लिया है कि अब हम अपने दुश्मनों को लेकर, जहां तक चीन की बात है, पाकिस्तान की बात है, वहां पर हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, हम सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ इन दुश्मन देशों के साथ लड़ेंगे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे? क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या कभी राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता आ सकते हैं एक साथ और ये कहें कि अब हम चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और हम मिलकर अपनी सेना का सम्मान भी करेंगे और अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या असल में यही है। और आज भी अग्नि 5 जैसे मिसाइल के सफल परीक्षण पर भी बहुत सारे लोग तो दिल से खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती तालियां बजानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो दिल से खुश नहीं है। अंदर ही अंदर शायद वो ये सोच रहे होंगे कि ये परीक्षण नाकाम हो जाए और भारत कमजोर हो जाए, और भारत अगर कमजोर हो जाएगा, भारत कहीं हार का सामना करने लगेगा, तो शायद हमारा सत्ता में आने का चांस बन जाए, हमें एक और नया राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। ऐसी मंशा हमारे देश में बहुत सारे लोगों की है। अब आपसे जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मास्क कहां है, तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो, या तो मास्क अब आपने बेकार की चीज समझकर अपने घर से फेंक दिए होंगे, या फिर आपने पुराने कपड़ों की तरह उनकी तह बनाकर कहीं अलमारी में उन्हें संभाल कर रख दिया होगा। ज्यादातर घरों में अगर हम पूछें कि आपका मास्क कहां है, तो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने अपना मास्क कहां रखा है, क्योंकि अब आप मास्क भूल चुके हैं और आपने सोचा होगा कि अब इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ना तो मास्क को लेकर हमारे देश में चालान होता है, कोई फाइन नहीं होता, और लोगों ने मान लिया है कि कोविड भी यहां से अब जा चुका है, अब मास्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब हम आजाद हैं। अगर आप वाकई में ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो इसलिए कि जहां चीन में कोरोना के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं, अमेरिका में भी मास्क की वापसी हो चुकी है। आज हम आपको 2 देशों के बारे में बता रहे हैं, एक चीन और एक अमेरिका। और जब ये दोनों देशों के बारे में आप जानेंगे तो आप दोबारा से अपना मास्क ढूंढने लगेंगे अपने घर में। जनता के जबरदस्त विरोध के बाद
चीन की सरकार ने वहां जीरो कोविड पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव कर दिए और असल में अपने नियमों में उनको बहुत नरम कर दिया। जीरो कोविड पॉलिसी में इतने बड़े बड़े बदलाव करने के बाद 2 हफ्तों के अंदर ही चीन में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है और पूरे देश में कोरोना के हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा चीन में बहुत कड़े नियम थे, जीरो कोविड पॉलिसी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें ढील दी अब वहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया है। चीन में 14 दिसंबर को 2000 नए कोरोना केस मिले थे, 14 दिसंबर को, जबकि 15 दिसंबर को इनकी संख्या बढ़कर हुई 2157। और चीन से आए वीडियोस में यह देखा जा रहा है कि बीजिंग और कई दूसरे शहरों में अस्पताल और क्लिनिक्स में अब भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। सड़कों पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ड्रिप लगाने के बाद मरीज सड़कों पर ही अपनी कारों में या अस्पतालों के बाहर पार्किंग में गाड़ी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि चीन में कहने को तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2000 केसेस हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 2000 केसेस हैं। चीन में इस समय लाखों केस हो सकते हैं कोरोना के, और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन से कोई भी सही खबर निकालना बहुत मुश्किल बात है, तो चीन सही नंबर्स तो किसी को बता नहीं रहा, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा आसानी से कि चीन में इस समय कोविड के पेशेंट्स की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। बीजिंग स्टेडियम को अस्थायी रूप से कोरोना क्लिनिक में बदल दिया गया है। मरीजों के लिए स्टेडियम में अलग से टेंट लगाए गए हैं और यहां भी लोग अस्पताल में पहुंचने का लंबी लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स खुद भी वहां पर संक्रमित हो गए हैं और आरोप है कि संक्रमित होने के बावजूद चीन में डॉक्टरों से लगातार काम करवाया जा रहा है और कई अस्पतालों में वहां दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। यानी वहां पर चीन में जो हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू होते जा रहे हैं। हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को कोरोना हो रहा है। कोरोना का विस्फोट वहां पर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची, छोटे छोटे क्लिनिक्स में जगह नहीं बची, डॉक्टर्स की कमी हो गई है और दवाइयों की कमी हो गई है। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में भी इस हफ्ते मास्क की वापसी हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में कोविड के केसों में 56% की वृद्धि हुई है और अस्पताल में भर्ती होने वालों के केसेस में 24% की वृद्धि हुई है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में और दूसरे बड़े शहरों में लोगों को फिर से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां उन्होंने कोई पक्का नियम कानून नहीं बनाया है, लेकिन बाइडेन की सरकार कह रही है अब लोगों से कि आप मास्क पहनकर रखिए, मास्क हटाइए मत। और वहां की सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए अब सर्दियों में घरों में 4 फ्री कोरोना टेस्ट की सुविधा दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ट्वीट करके कहा है कि देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसे रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने सर्दियों के लिए कोविड प्लान का भी ऐलान किया है। अमेरिका और चीन में बढ़ते कोविड के मामले भारत के लिए यानी आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और हो सकता है कि जहां ये मामले अभी इतने बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर चीन और अमेरिका की वजह से भारत में भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को फिर से सावधानी बरतनी होगी और विदेश यात्रा कर रहे और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि आप में से कोई अमेरिका या चीन की यात्रा ही कर रहा हो, लेकिन बड़ी बात यह है किसी और देश में भी चीन का या अमेरिका का कोई नागरिक किसी और के संपर्क में आता है तो उससे कोविड का संक्रमण फैल सकता है। और इसीलिए आपको याद होगा ये जो कोविड का संक्रमण है ये शुरू तो हुआ था चीन से, वुहान शहर से ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे कैसे ये पूरे दुनिया में फैल गया। उसी प्रकार से इसे ये मत समझिए कि ये सिर्फ चीन में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, ये फैलेगा इन देशों के बाहर भी। इसलिए हमें एक बार फिर से कड़ी सावधानी बरतनी होगी ताकि कोविड की वजह से भारत में चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। अब हम आपको आज का सबसे दिलचस्प विश्लेषण दिखाएंगे जो संस्कृत भाषा से जुड़ा है। यह खबर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई है, जहां पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने संस्कृत भाषा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 27 वर्ष के इस छात्र का नाम है ऋषि राजपोपट
और उसने संस्कृत व्याकरण के 2500 वर्ष पुराने एक नियम को डिकोड कर लिया है जिसे अब तक कोई डिकोड नहीं कर पाया था। यानी इस छात्र का दावा है कि जिस नियम को 2500 वर्षों से कोई सुलझा नहीं पाया, उस नियम को उसने 9 महीनों में ही डिकोड कर लिया। यह नियम संस्कृत भाषा की व्याकरण यानी ग्रामर से जुड़ा हुआ है, जिसे पाणिनि कहते हैं। और इस छात्र के अनुसार उसकी यह रिसर्च इस व्याकरण को सही शब्दों का निर्माण करने के लिए संस्कृत के मूल शब्द की खोज करना संभव बना देगी। पाणिनि के व्याकरण को इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। संस्कृत भाषा के सही रूप को समझने के लिए पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन बहुत जरूरी है और राजपोपट की इस खोज के बाद पाणिनि व्याकरण को समझना और आसान हो जाएगा और इसे कंप्यूटर के जरिए भी सिखाया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पितामह माना जाता है। उन्होंने ही संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध किया था और संस्कृत के विद्वानों ने इस छात्र की खोज को क्रांतिकारी बताया है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार पहेली में बताया गया था कि संस्कृत के सही शब्दों के निर्माण के लिए मूल शब्द कैसे खोजा जाए, और जब इस छात्र की खोज से यह समझना अब ऐसा लगता है और आसान हो जाएगा। इस छात्र ने इस समस्या को हल करने की 9 महीने तक लगातार कोशिश की। यह आपके लिए भी समझने की बात है। 9 महीने तक इसने कोशिश की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इसके बाद इस छात्र ने अपनी किताबों को बंद कर दिया और उसने एक ब्रेक ले लिया और वो घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गया, दूसरे कामों में लग गए ये, और इन्होंने अपना शोध का काम कुछ समय के लिए रोक दिया। और फिर एक दिन अचानक उन्होंने किताब खोली और उन्हें इसका हल मिल गया। Now that we've got the algorithm, this very simple, elegant, teachable algorithm, we can teach the Ashtadhyayi, this fantastic grammar, to the computer. And I think this is a major milestone, not just in the history of human interaction with machines, but also in the intellectual history of India. ऋषि राजपोपट की इस खोज से संस्कृत के अध्ययन और शोध में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है और इसके अलावा लोगों की संस्कृत पढ़ने में रुचि भी इसके बाद और बढ़ेगी। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था और इसी के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इनमें से एक टुकड़ा पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे 1971 के बाद बांग्लादेश के नाम से जाना गया। आज के दिन को भारत में विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है और 1971 का यह युद्ध 13 दिनों तक चला था और इसमें 9000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला दिन था, सबसे शर्मिंदा होने वाला दिन था। वर्ष 1773 में आज ही के दिन अमेरिका में ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए चाय के एक जहाज को अमेरिका के बॉस्टन में नष्ट कर दिया था। यह घटना ब्रिटिश संसद के टी एक्ट के विरोध में हुई थी। अमेरिकी लोग चाय पर लगाए गए टैक्स और चाय के कारोबार पर ब्रिटिश साम्राज्य के एक छत्र राज का विरोध कर रहे थे। इस घटना को इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1903 में आज ही के दिन उस जमाने के बॉम्बे की पहचान कहे जाने वाले द ताजमहल पैलेस होटल को पहली बार अतिथियों के लिए खोला गया था। इस होटल में 560 कमरे और 11 रेस्टोरेंट्स थे। ताजमहल पैलेस को बनने में करीब 5 वर्ष का समय लगा था और 1903 में यह होटल सिर्फ 17 गेस्ट्स के लिए ही खोला गया था। वर्ष 2008 में एक आतंकी हमले में नुकसान के बाद इसकी मरम्मत पर करीब 175 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। नमस्कार।